हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। सूर्य ताप यानी सौर विकिरणें। देखिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है सौर विकिरणों के विषय में जो हम जानने को हमें मौका मिला है। ठीक है, कि सूर्य ताप यानी इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इंसुलेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर सौर विकिरणों का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। सूर्य ताप से जो है सौर विकिरणें निकलती है, ये आपको भी पता है। कहते पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है सूर्य है, यानी सन जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये तो कभी खत्म होने वाले नहीं है। यह ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में विकसित होती रहती है, और इस जो है विकसित ऊर्जा को जो है सौर विकिरणें कहा जाता है। यानी देखा जाए तो पृथ्वी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य को माना गया है, और यह ऊर्जा जो है अंतरिक्ष में चारों ओर लघु तरंगों के रूप में जो है विकसित होती रहती है, यानी चारों तरफ तरंगों के रूप में ये विकसित होती रहती है। और इस जो है विकिरण ऊर्जा को जो है सौर विकिरण का नाम भी दिया गया है। कुल सौर विकिरणों का जो है मात्र 2 इकाई, यानी जिसका देखा जाए तो यहाँ पर 1 अरब के पास जो है इसका गणना करे तो 0.00002 की ही धरातल पहुँच जाता है। यानी आप समझ सकते हो कितनी क्लियरिटी यहाँ पर बताई गई है। दूसरे शब्दों में, अगर हम सौर विकिरणों की कुल मात्रा को 1 अरब इकाई मान ले तो धरातल पर केवल 2 इकाई ही ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर 1 अरब इकाई मान लेते हैं तो जो धरातल पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो सिर्फ 2 इकाई ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 अरब अगर ऊर्जा वहाँ से रिलीज किया जा रहा है तो धरती के जो धरातल पर सिर्फ 0 पॉइंट जो है कहा जा सकता है 2 इकाई ऊर्जा ही प्राप्त होगी। और सौर विकिरणों का यह जो है भाग ही पृथ्वी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इतना ही टेम्परेचर जो पृथ्वी सहने के लिए सक्षम होती है। क्योंकि पृथ्वी पर होने वाली सारी भौतिक और जैविक घटनाओं के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है सूर्य ही है। और सूर्य के अगर तेज प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगी तो इसके जीवन के लिए जो है काफ़ी विनाशक भी हो सकती है। इसलिए अगर देखा जाए तो 1 अरब इकाई जो है ऊपर से आती है तो इसका मात्र सिर्फ धरातल पर जो है 2 इकाई ऊर्जा ही हमें प्राप्त हो पाती है। लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरणों के जो है सूर्य ताप कहते हैं। यानी देखा जाए तो लघु तरंगे जो आती है, यहाँ पर विद्युत तरंगे नहीं आती, लघु यानी छोटी तरंगे के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरणों को ही हम क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। यानी इसे कह सकते हो कि इंसुलेशन कहते हैं। यानी इंसुलेशन किसे कहते हैं? जो लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाले विकिरणों को ही हम सूर्य ताप कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सूर्य ताप की मात्रा सूर्य के विकिरण ताप की मात्रा से बहुत ही कम होती है। तो जनरल सी बात है, अगर सूर्य से जो टेम्परेचर रिलीज हो रही है पृथ्वी तक आते आते बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से बहुत छोटी है और यह सूर्य से बहुत ही दूर भी है। और इसके अतिरिक्त वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, चाहे धूल कण, ओजोन तथा अन्य गैस से सूर्य ताप की कुछ मात्रा को सोख भी लेती है। तो देखा जाए सूर्य के प्रकाश अगर हमारे तक पहुंचती है तो उसमें बहुत चीज़ें जो है इसके लिए रुकावट पैदा करती है, चाहे जलवाष्प हो, धूल कण हो, ओजोन हो, अन्य गैसें जो है सूर्य ताप की मात्रा को जो है कुछ हद तक सोख लेती है। यानी बात देखा जाए, हर पॉइंट की बात करते पृथ्वी सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य को माना गया है। ठीक है, पृथ्वी की और आने वाले सौर विकिरणों को जो है हम क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। तो आप एक छोटा सा पॉइंट भी याद करके जो है एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। यदि हम बात पहले पॉइंट करें तो सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन बनता है कि सूर्य के ताप को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर साफ कर दिया जाए कि सूर्य ताप की मात्रा पृथ्वी सतह पर सब जगह सामान्य नहीं होता है। तो पृथ्वी के हर सतह पर जो है सामान्य होना संभव ही नहीं है, और इसकी मात्रा स्थान और समय समय पर भिन्न भिन्न होती है। उष्ण जो कटिबंधीय में मिलने वाले वार्षिक सूर्यताप सर्वाधिक होती है। यानी उष्ण कटिबंधीय की बात करें तो यहाँ पर जो है वार्षिक सूर्यताप सर्वाधिक होती है, यानी सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। और ध्रुव की ओर यह जो है सीधे कम हो जाती है। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में सूर्यताप अधिक होती है और शीत ऋतु में कम होती है।
धरातल पर प्राप्त जो है सूर्य ताप की मात्रा को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। देखिए कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं सूर्य को, ताप को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सूर्य के विकिरणों का जो है अपवर्तन कोण के कारण जो है ये काफ़ी प्रभावित होती है। और दिन की अवधि भी इसको प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जा सकता है। वायुमंडल के पारदर्शकता यानी वायुमंडल की पारदर्शिता के कारण भी जो है सूर्य के जो है तापमान काफ़ी प्रभावित होते हैं, और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्टर थे। फैक्टर के अंतर्गत बात करें तो सूर्य के किरणों का जो है आयतन कोण, देखिए आयतन कोण सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इसी के विषय में हमारे समक्ष आया है कि पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण, ठीक है, सूर्य की किरणें इसके तल के साथ विभिन्न जो है स्थान और अलग अलग कोण बनाती है। तो ये जनरल सी बात है, पृथ्वी गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें इसके जो है तल के साथ विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कोण बनाती है। तो अलग अलग कोण बनना स्वाभाविक बात है। पृथ्वी किसी भी बिंदु पर सूर्य की किरणें और पृथ्वी के वृत्त के स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले कोण को जो है आयतन कोण कहते हैं। आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया कि आयतन कोण किससे कहते हैं। तो कहते हैं पृथ्वी किसी बिंदु पर सूर्य की किरण और पृथ्वी के वृत्त की स्पर्श रेखा के साथ बनने वाले कोण को आयतन कोण कहते हैं। तापमान कोण सूर्य ताप जो है ताप को दो प्रकार से काफ़ी प्रभावित करती है। पहला तो ये होता है कि जब सूर्य की स्थिति ठीक सिर के ऊपर होता है तो उस समय सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती है, और साधारण कोण जो है बड़ा होने के कारण सूर्य की किरणें जो है छोटे से क्षेत्र पर जो है संधित हो जाती है, जिससे वहाँ अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, काफ़ी वहाँ पर हीट पैदा होती है। इस सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है तो आयतन कोण जो है छोटा होता है, इसलिए सूर्य की किरणें बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है और उन्हें वहाँ कम ऊष्मा जो है यानी सूर्य ताप प्राप्त होगी। दूसरी अगर बात करें हम इसके अंतर्गत तो कहीं यही बात आता है कि तिरछी किरणों की सीधा किरणें लंबवत किरणों की अपेक्षा वायुमंडल में अधिक दूरी पार करके जो है धरातल पर आना पड़ता है, और सूर्य की किरणें जो है जितना अधिक लंबा मार्ग पार करेगी उतना ही अधिक जो है उनकी ऊष्मा वायुमंडल द्वारा सोख ली जाएगी। तो जनरल सी बात है, जितनी दूरी से जो है कोई प्रकाश दिया जाता है तो उसके जो है जहाँ पर प्रकाश पड़ रही होती है वहाँ पर बहुत ही कम प्रकाश पहुँचेगा, क्योंकि डिस्टेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर होता है। यह परिवर्तित कर दी जाएगी और इसके कारण एक स्थान पर जो है तिरछी किरणें जो है लंबवत किरणों की अपेक्षा जो है कम सूर्य ताप प्राप्त होती है। तो जो है काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प बात आती है कि इसके जो है लंबवत यहाँ पर पड़ता है। इसी बात को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम यहाँ प्रस्तुत है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सूर्य ताप पर जो है सूर्य की किरणों के जो है आयतन कोण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो कि यहाँ पर सूर्य किरण लंबवत किरणें इतना पड़ती है और तिरछे किरणें वायुमंडल। तो ये बात है, तिरछी जो किरणें पड़ती है तो उसको काफ़ी प्रभावित करती है, और ये डायग्राम जो है आपको जो है सारी बात बताने के लिए पर्याप्त है कि वायुमंडल की स्थिति भी दिखाई गई है और इसके एंगल को भी काफ़ी दिखाया गया है जो कि प्रभावित होते हुए दिख रहा है। उसके पश्चात अगर हम बात करें दिन की अवधि, कहते हैं दिन की अवधि स्थान और ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। पृथ्वी सतह पर मिलने वाले सूर्य ताप की मात्रा का दिन की अवधि से सीधा संबंध है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक मिलेगी। तो जनरल सी बात है, आपने देखा होगा कि जो गर्मी का समय होता है सूर्य की गर्मी जो है हमें काफ़ी मिलती है, क्योंकि कारण क्या है कि लंबी जो होती है दिन होती है, दिन की अवधि जितनी लंबी होगी उतनी सूर्य का ताप जो है उतनी ही अधिक मिलेगी। इसके विपरीत दिन की अवधि छोटी होने पर सूर्य ताप कम मिलेगी। तो जनरल सी बात है, इसके लिए सर्दी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष वायुमंडल की जो है पारदर्शिता, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि वायुमंडल की पारदर्शिता भी धरातल को मिलने वाले सूर्य ताप की मात्रा को काफ़ी प्रभावित करती है, और वायुमंडल की पारदर्शिता बदले की उपस्थिति उनकी गहनता और धूलकण और जलवाष्प पर निर्भर करती है, क्योंकि ये सूर्य ताप को परिवर्तित, अवशोषित तथा स्थानांतरित करते हैं। घने बादल तापमान को धरातल पहुंचाने में बाधा डालते हैं, जबकि बादल रहित जो है साफ आकाश जो है धरातल पर सूर्य ताप पहुंचाने में बाधा भी नहीं डालती है। और इसी कारण साफ आकाश की अपेक्षा बादल से घिरा आकाश के समय सूर्य ताप कम मिलता है, जो कि हम जनरली देखने को हमें भी मिलता है। और जो वाष्प की सूर्य ताप को जो अवशोषित कर धरातल पर उसकी जो है प्राप्ति की मात्रा कम कर देती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ पर वायुमंडल की पारदर्शिता के अंतर्गत। यहाँ पर जो अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना।
देखिए वायुमंडल का जो है गर्म और ठंडा होना किस बात पे जो है निर्भर करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कभी गर्म हो जाता है तो कभी ठंडा हो जाता है, और इसके बारे में जानना और भी आप लोगों के लिए दिलचस्प रहेगा। कहते हैं वायुमंडल की जो है ऊर्जा तथा गर्मी का एकमात्र स्रोत सूर्य ही माना गया है, परंतु यह प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रभावित नहीं करता है। उदाहरणार्थ जब हम किसी पर्वत पर चढ़ते हैं तो वायुमंडल में सूर्य की ओर ऊपर जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जो है तापमान बढ़ने की बजाय घटता जाता है। आपने बात देखा होगा कि जितने ऊंचाई पे आप जाते हो वहां पर तापमान जो है घटने लग जाता है। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण है वायुमंडल गर्म होने की प्रक्रिया का जटिल होना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो वायुमंडल के जो है गर्म होने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। वायुमंडल को सीधे गर्म करने वाले 4 प्रक्रियाएं होती हैं, और इसका जो नाम दिया गया है विकिरण, चलन, संवहन, अभिभवन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है इसके 4 पॉइंट, और 4 पॉइंट के बारे में जान के आप समझ जाओगे कि वायुमंडल गर्म और ठंडा होना किस बात पे निर्भर करता है। यहाँ पर हमारे समक्ष आया है पहला पॉइंट विकिरण। देखिए विकिरण क्या है? जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचाता है तो इस प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं। तो समझ गए वो विकिरण किसे कहते हैं? जब किसी ताप स्रोत से ताप तरंगों द्वारा किसी वस्तु तक सीधे पहुंचाता है तो इस प्रक्रिया को हम विकिरण कहते हैं। विकिरण की इस प्रक्रिया में ऊष्मा प्रकाश में से होकर हस्तांतरित होती है। यानी इस प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि ऊष्मा जो है प्रकाश में होकर हस्तांतरित होता है, और पृथ्वी को मिलने वाली इससे छोड़ी जाने वाली अधिकांश ताप जो है ऊर्जा विकिरण द्वारा हस्तांतरित भी होती है। क्यों जो कहते हैं विकिरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है, जो यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है। पहला पॉइंट यहाँ हमारे समक्ष आता है कि सभी वस्तुएं चाहे वे गर्म हो या ठंडी निरंतर जो है ऊर्जा का जो है विकिरण करती हुई रहती है। यानी देखा जाए तो ठंडा हो चाहे गर्म हो, ऊर्जा का जो है विकिरण करती है रहती ही है। ठंडी वस्तु की अपेक्षा गर्म वस्तु की प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक जो है ऊर्जा विकसित होती है। देखिए ठंडी वस्तुओं की अपेक्षा जो है गर्म वस्तुओं के प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक जो है ऊर्जा विकसित किया जा सकता है। उसके पश्चात तीसरा पॉइंट यही बताता है कि वस्तु का तापमान विकिरण तरंगों की लंबाई निर्धारित करती है। देखिए वस्तु का तापमान विकिरण तरंगों की जो है लंबाई को निर्धारित करती है। तापमान और विकिरण तरंगों की लंबाई में जो है उल्टा संबंध होता है। कोई वस्तु जितनी अधिक गर्म होगी उसकी विकिरण तरंग की लंबाई उतनी ही छोटी होगी। देखिए जो गर्म होगी उसकी लंबाई के जो है बहुत ही विकिरण छोटी होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को दर्शाता है। यहाँ पर सूर्य ताप पृथ्वी की सतह पर लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है, और पृथ्वी द्वारा छोड़े जाने वाले ताप ऊर्जा जो है दीर्घ तरंगों में होती ही रहती है। कहते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वायुमंडल लघु तरंगों के लिए जो है प्राज्ञम है और दीर्घ तरंगों के लिए जो है अपराज्ञम है। यही कारण है कि वायुमंडल सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा या पार्थिव विकिरणों से अधिक गर्म हो जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंटता को यहाँ दर्शाता है। उसके पश्चात है चालन। देखिए चालन क्या होता है? जब असामान्य तापमान की 2 वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आता है तो ताप ऊर्जा अधिक गर्म वाली वस्तु कम गर्म वाली वस्तु की ओर गमन कर जाती है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये कैसे होता है और इसका क्या कारण है। कहते ऊर्जा जो है अधिक गर्म वाली वस्तु कम गर्म वाली वस्तु की ओर गमन करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर कोई ठंडा है, कोई वस्तु ठंडा है और कोई गर्म है, जैसे पानी में आप 2 रॉड रख दो, एक गर्म करने वाला रॉड, एक ठंडा करने वाला रॉड, तो जनरल सी बात है कि तापमान जो होगा स्थानांतरित होगा ही होगा, क्योंकि गर्म चीज़ जो होगा ठंडे चीज़ की तरफ जो है जरूर जाएगा। ये जनरल सी बात है। और इस प्रकार चलन, इसे ही हम क्या कहते हैं? चलन कहते हैं। चलन प्रक्रिया द्वारा ताप ऊर्जा का प्रभाव एक तब तक होता ही रहता है जब तक कि दोनों वस्तुओं के तापमान एक सामान्य नहीं हो जाते हैं। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लीजिए पानी में 2 वस्तु रखे हुए हैं, एक गर्म एक ठंडा है, लेकिन ये दोनों जब तक एक दूसरे के सामान्य नहीं होंगे ये जो है अपना कार्य नहीं करेंगे तथा उनके जो है बीच संपर्क टूटा नहीं जाता है। कई वायुमंडल चलन प्रक्रिया उस क्षेत्र में जो है काम करती है जहाँ वायुमंडल पृथ्वी की सतह के संपर्क में रहता है। कहते हैं मगर चलन की प्रक्रिया जो है वायुमंडल गर्म करने में बहुत ही कम भूमिका निभाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी भूमिका जो है यहाँ वायुमंडल में बहुत ही कम है। फिर भी क्योंकि चलन का जो है प्रभाव धरातल के निकट स्थल वायु पर ही पड़ता है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। संवहन के अंतर्गत कहते हैं वायु
कि जो है सामान्य जो ऊर्ध्वाधर गति के कारण ऊष्मा का जो है स्थानांतरण संवहन कहलाता है। वायुमंडल की निचली परतें पृथ्वी द्वारा जो है विकिरण अथवा चलन द्वारा गर्म हो जाता है और जो है वायु गर्म होकर फैल जाती है। इसका घनत्व कम हो जाता है और वह ऊपर उठती चली जाती है। गर्म वायु की जो है लगातार ऊपर उठने के कारण वायुमंडल के निचली परतें में जो है खाली जगह हो जाती है और इस खाली जगह को भरने के लिए जो ऊपर से ठंडी वायु नीचे उतरती है और इस प्रकार संवहनी धाराओं पर जो है बन जाती है। संवहन धाराओं के ताप का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की ओर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाला है कि संवहन धाराओं में जो है ताप का स्थानांतरण नीचे से ऊपर की तरफ होता है और इस प्रकार जो है वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अंतिम पॉइंट है इसका, जिसमें अभिभवन के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते पवनें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ताप का जो है स्थानांतरित करती है। ये कितना महत्वपूर्ण पवनों का जो है महत्व यहाँ पर, पवनें जो होती है किसी भी तापमान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करती है। यदि कोई स्थान गर्म क्षेत्र से आने वाले पवनों को गर्म मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान भी बढ़ जाएगा। तो ये पवनों के अगर गर्म पवन है, अगर मान लीजिए उसके मार्ग में कोई भी चीज़ आएगा तो वो भी गर्म ही हो जाएगा। यदि वह ठंडे क्षेत्र से आने वाले पवनों को जो है मार्ग में पड़ता है तो उसका तापमान भी घट जाएगा। यानी डिपेंड करता है कि वहाँ का कंडीशन कैसा है। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए गर्म चीज़ से अगर गुजारा जाए, जैसे कि आप हीटर की ही बात ले लो, हीटर जो गर्मी फैलाती है कैसे फैल जाती है पूरे रूम में। कहते हैं जो वहाँ पर जो है हीट गर्मी प्रोड्यूस हो रहा होता है और पवन जो होती है पूरे रूम में घूम रही होती है। तो जैसे हीटर के पास जाती है पवनों जो जाने के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर वो गर्म हो जाती है और वही पवन जो होती है दूसरे क्षेत्र में जाती है तो उस क्षेत्र को भी गर्म कर देती है। ठंड में भी ऐसा ही होता है। आपने देखा होगा कि ठंडा जिस क्षेत्र में होता है पवनें उससे होके गुजरती है तो उसको भी ठंडा कर देता है। आपने कूलर की बात देखी होगी कि कूलर जो है पानी ठंडा कैसे करता है, तो इस क्वेश्चन के भी अंतर्गत आ सकता है कि जब कूलर हम चलाते हैं तो देखते हो कि उसमें से जो है हवा पास आउट हो रहा होता है और हवा जो है पानी से होते हुए जाता है। तो पानी क्या कर देता है, जो हवा पास आउट हो रही होती है उसमें नमी पैदा कर देता है और नमी पैदा करने के कारण क्या होता है, जब हमारे शरीर पे पड़ता है तो नमी के साथ उसमें जो है हवा में जो है बूंद होती है, यानी पानी के कुछ बूंद जो है अटक जाते हैं और वही हमारे बॉडी पे पड़ते हैं तो उस वजह से जो है हमें ठंडक महसूस होती है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश किया कि तापमान बढ़ जाएगा, अगर वो ठंडे क्षेत्र से जाएगा तो तापमान घट जाएगा। गर्म में पड़ता है तो तापमान बढ़ जाएगा, ठंडे क्षेत्र में पड़ेगा तो तापमान घट जाएगा। पवनें द्वारा ताप का क्षैतिज स्थानांतरण जो है अभिवहन कहलाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी भी है और ये टॉपिक जो है था काफ़ी महत्वपूर्ण था, जिसको आपको अच्छे से समझना है और इसको पॉइंट को लिखना है और जो है बार बार कोशिश करना है इसको याद करने की। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूरी करना है, जितना हो सके इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि आपको पता है शेयर करने के लिए खास नहीं करना है, सिर्फ यूट्यूब से जो है लिंक को कॉपी करना है और कुछ समय के लिए व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। जो बच्चे देखेंगे उनके लिए अच्छा रहेगा, जो नहीं देखेंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो जहाँ से अच्छा लगता है बच्चों को वही करने की आवश्यकता है। जहाँ समझ में अच्छा आ रहा है वहीं पे कीजिए, ठीक है। अगर पहली बार अगर वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, तभी जो है आपको समय समय पर जो है हर एक सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में अच्छे अंक प्राप्त कर सकोगे।